दूसरे ऐसे हो गया, उसमें भी ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने देखा है कि फ्रिक्वेंटली ये कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, ना सिर्फ इंग्लिश ऐसे में, इंग्लिश ना सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में बल्कि इंग्लिश ऐसे में भी ये टॉपिक पूछा जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? अच्छा देखिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि हमारा परसेप्शन क्या बना हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन मतलब सारा वर्ल्ड आ गया, ठीक है। लेकिन एकेडमिकली इसकी डेफिनेशन अगर देखें हम, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आप एक इंडिविजुअल बेसिस हो या सोशल बेसिस हो, अगर आप इंडिविजुअल है इंडिविजुअल बेसिस पे या सोशल बेसिस पे, या आप देखें कि रीजनल डोमेस्टिक बेसिस पे, या आप देखें कि नेशनल बेसिस पे या इंटरनेशनल बेसिस पे आपको कनेक्ट होना है दूसरे नेशन से, दूसरे ग्रुप से, दूसरे डोमेस्टिक ग्रुप से, दूसरे सोशल ग्रुप से, या दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है, उसने ये जो कनेक्टिविटी है ये इतनी ही आसान बना दी है कि हमें लगता है कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। और इतनी इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से हर चीज़, इंफॉर्मेशन हो, वो आपका पॉलिटिक्स हो, वो आपका इकोनॉमिक्स हो, वो आपका सोशल लाइफ हो, वो आपका कल्चरल लाइफ हो, ये सारी चीज़ें मिला के ये इतनी ही इजी हो गई हैं। जैसे एक मतलब आप एक गांव में एक बंदा दूसरे बंदे को अप्रोच करता है, इसी तरह हमारी सोशल लाइफ, हमारी इकोनॉमिक लाइफ, हमारी पॉलिटिकल लाइफ, हमारा कल्चर और हमारा जो है वो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल से जो रिलेशंस है वो इतना इजी हो गया है। तो इस पूरे फिनोमेने को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि इतनी इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है हमारी कि हमें जो है एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बात पहुंचाने के लिए, वो बात भले ही किसी भी एरिया में हो, किसी अरीना में हो, किसी भी एस्पेक्ट से हो, वो आसानी से हो जाती है। तो इस पूरे फिनोमेना को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द इमर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब। अभी देखिए वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब क्या? मतलब ये टू वे प्रोसेस नहीं है कि एक नेशन का दूसरे नेशन से सिर्फ कनेक्शन, नहीं। एक नेशन दूसरे नेशन से इस तरह से जुड़ी हुई है कि ये जो जुड़ना है बहुत ही कम्प्लेक्स वेब बना चुका है, हमें लिंक्स का पता ही नहीं है। इस तरह से कम्प्लेक्स वेब बन गई है इंटरकनेक्टिविटी की। दैट मीन आवर लाइफ आर इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय इवेंट दैट अकर एंड डिसीजन दैट आर मेड एट अ ग्रेटर डिस्टेंसेस फॉर अस। अच्छा, मतलब यह है कि हमारी जो लाइफ है उस लाइफ पे इतना असर हुआ है दूसरे जो कल्चर्स का, दूसरे सोशल लाइफ का, दूसरी इकोनॉमिक्स लाइफ का, कि हमारी जो लाइफ है, हमारे जो परसेप्शन है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से, हमारे परसेप्शन की वजह से, हमारे हमारे जो आइडियाज़ हैं वो जो है वो पूरे पूरे ग्लोबलाइज हो चुके हैं। और उन आइडियाज़ की मदद से हम जो है अपनी जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो भी उस ग्लोबल वर्ल्ड को देखते हुए हम करते हैं। मतलब वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। अच्छा, इसकी जो एक इसका एक वर्ड जो इसकी लाइन एक की है कि अब जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कोऑपरेशन भी होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो सवाल पैदा होता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमने पढ़ा कि ये कॉम्प्लेक्स वेब है, तो ये कॉम्प्लेक्स वेब क्या पॉजिटिव है या कॉम्प्लेक्स वेब ये नेगेटिव है? क्या इसके फायदे हो रहे हैं दुनिया को या इसके नुकसानात हो रहे हैं? तो इसके जवाब में एक आथर है अपनी ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो बुक है, उसमें उसमें ये आथर कहते हैं, एंथनी मैकग्रू, ये कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अपना कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है ये ना सिर्फ कॉपरेशन के, वर्ल्ड के कॉपरेशन की कंडीशन पैदा कर रहा है, बल्कि ये जो है ग्लोबल फ्रिक्शन, इनस्टेबिलिटी, इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद भी बन रहा है। मतलब ग्लोबलाइजेशन की दोनों साइड्स हैं। ग्लोबलाइजेशन कोई बंदा कहे कि आपको कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि आप कहेंगे नहीं, ग्लोबलाइजेशन की दोनों साइड्स हैं। ग्लोबलाइजेशन के फायदे पे आए तो अनगिनत उसके फायदे हैं, लेकिन आप देखते जाएं कि उसके नुकसानात भी हैं। उससे इनस्टेबिलिटी भी वर्ल्ड में बढ़ी है, इनइक्वालिटी भी बढ़ी है, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ी है। मतलब एक ही वक्त में ये कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स भी है, एक ही वक्त में ये कोऑपरेशन का सोर्स है। दूसरे लफ्जों में अगर हम थ्योरेटिकल एंगल हम लें, तो लिबरल वर्ल्ड के मुताबिक ये कॉपरेशन करता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, पॉलिटिकल कॉपरेशन हो, ये भी करता है ये प्रोसेस। उसके अलावा अगर हम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्लोबल फ्रिक्शन, ग्लोबल वार्स, ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, ये भी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से हुई हैं। अच्छा,
तो ग्लोबलाइजेशन का हमने जो प्रोसेस बढ़ा के कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस है, हमने देखा कि इसके पॉजिटिव साइड भी हैं, इसकी नेगेटिव साइड भी हैं। अच्छा, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड का हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फिनोमिना हैं जो ग्लोबल वर्ल्ड हुए थे। क्या ये फिनोमिना जो है हमें नजर आते हैं आजकल की दुनिया में, या सिर्फ ये पास्ट की चीजें हैं। हम देखते हैं कि ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1920s का। ये भी मतलब इस ग्रेट डिप्रेशन तो जो है वो उसके उसका जो काजेस है उसमें से एक काज ये भी था कि वर्ल्ड वार 1 जब लगी थी, वर्ल्ड वार 1 के नतीजे में परचेजिंग पावर जो है वो यूरोपियन पावर की सिर्फ बहुत कम हो गई, और एक ही जगह पे जो है वो इकोनॉमी अपना जो है कंसंट्रेट हो गई। तो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से एक इकोनॉमी जब क्रिपल होती है, अमेरिकन इकोनॉमी क्रिपल होती है, अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जो है वो क्रैश होता है। तो एक मुल्क का जो इकोनॉमिक नुकसान है उसके इंटर इफेक्ट जो आफ्टर इफेक्ट हुए वो पूरे के पूरे यूरोप पे हुए, और पूरे वर्ल्ड पे वो नुकसान होते हैं। हम देखते हैं कि ये क्यों, क्योंकि ये आपस में यूरोप और अमेरिका आपस में इंटरकनेक्टेड थे, इतने इंटरकनेक्टेड थे तो एक मुल्क की जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है वो दूसरे मुल्क में भी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी जो है वो दे रही है। उसके अलावा हम देखते हैं, एक मिसाल होगी ग्रेट डिप्रेशन की, दूसरी कौन सी मिसाल है, हम देखते हैं कि ट्रांसनेशनल जो कॉरपोरेशन है, जो ट्रांसनेशनल जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ग्लोबल आउटपुट दुनिया में जो प्रोडक्शन होती है उसकी जो आउटपुट है, ग्लोबल आउटपुट जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके 25 से 33% वर्ल्ड आउटपुट इन मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से होती है, इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इसको मल्टीनेशनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक नेशन पे मुश्तमिल नहीं होती बल्कि ये बॉर्डर लेस होती हैं, ये मुख्तलिफ बॉर्डर्स के आसपास होती हैं, मतलब ये मुख्तलिफ कंट्रीज पे मुश्तमिल होती है, इसीलिए इनको मल्टीनेशनल का। अभी देखें, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है ये ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना की जो पैदावार है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। और इनको इनका जो इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं कि 25 से 33% वर्ल्ड आउटपुट हो गई, मतलब प्रोडक्शन जो है वो इन मल्टीनेशनल कंपनी में 25 से 33% होती है। उसके अलावा 70% जो वर्ल्ड ट्रेड होता है ये मल्टीनेशनल कंपनी, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। 80% ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक कंट्री दूसरे कंट्री में कर रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में कर रही है, ये कंपनीज कंट्रीज में कर रही है इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें जो है ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ये तो हो गया इकोनॉमिक साइड इसकी, ठीक है, ये तो इकोनॉमिक साइड होगी दोनों इकोनॉमी। अच्छा, हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइड ये है कि जब हम देखते हैं कि 2011 में तुनिसिया में जो है वो रिवोल्ट होता है, तुनिसिया जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट के खिलाफ रिवोल्ट होता है मिडल ईस्ट में। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो आइडियाज वाले, रेवोल्यूशन वाले आइडिया वाले लोग थे, वो देखते हैं कि जैसे ही तुनिसिया में रिवोल्ट होता है, दूसरे मिडल ईस्ट के इलाके, दूसरे जो कंट्रीज हैं जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, इनमें भी जो है वो रेवोल्यूशन आना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या है कि पॉलिटिकल एक एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ, उस पॉलिटिकल इवेंट को इतना जो हमारी मीडिया ने, इतना हमारा जो है वेज ऑफ कम्युनिकेशन ने उसको हाईलाइट किया कि उस रेवोल्यूशन के जो प्रोपोनेंट थे, जो वो रेवोल्यूशन तो दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं वो लोग, और उस रेवोल्यूशन को जो है वो अपने दिमाग में अच्छा समझते हैं, वो लोग भी उठे और वो भी खड़े हुए, और दूसरे कंट्रीज में भी रेवोल्यूशन आते हैं, मॉब्स आते हैं, वहाँ पे जो है वो एहतजाज होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक ग्लोबलाइजेशन का एक कंट्री में फिनोमेना, पॉलिटिकल फिनोमेना दूसरे कंट्री में होना, ये भी ग्लोबलाइजेशन नतीजा है। उसके अलावा हम देखते हैं कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जो काम कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो सोशल एनजीओ भी हो सकती हैं, वो इकोनॉमिक एनजीओ भी हो सकती हैं, वो अपनी जो है वो वॉलेंटियर भी हो सकती हैं, नॉन वॉलेंटियर भी होती हैं, पेड भी होती हैं, नॉन पेड भी होती हैं। वो जो है मोर देन 45,000 वर्ल्ड वाइज काम कर रही हैं। उन एनजीओ में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें शामिल है, वो ग्रीन पीस से लेकर क्लाइमेट चेंज तक जो है वो डिस्कस करती हैं चीज़ें। उसके अलावा हम देखते हैं ना सिर्फ पॉजिटिव साइड हमने देखा कि इकोनॉमिकली जो है वो चीज़ें बड़ी हैं, अरब स्प्रिंग में जो है वो रिवोल्ट बड़े हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है। उसके अलावा हम देखते हैं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल वर्क करती हैं, ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स और टेररिस्ट नेटवर्क जो हैं उनको भी ये मौका मिला है कि वो भी डिजिटलाइज हो गई हैं, वो भी जो चीज़ें हैं वो बढ़ गई हैं, वो भी नए दौर के हिसाब से चलना शुरू हुआ है। उसके अलावा डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया है, ग्लोबल माइग्रेशन
एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं लोग, वहाँ का जो है वो नेशनलिटी लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बच्चे जाके पैदा करते हैं, वहाँ पे फैमिलीज अपनी बढ़ाते हैं, ग्लोबल माइग्रेशन। उसके अलावा हम देखते हैं कि सिविल वार जो होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं, उनके नतीजे में रेफ्यूजीज क्राइसिस हुए हैं, रेफ्यूजीज जो हैं वो एक कंट्री से दूसरे मुल्क में चले गए हैं, ये जो चीज़ें हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि टोवर 600 मिलियन टूरिस्ट जो हैं वो हर साल एक मुल्क से दूसरे मुल्क टूरिज्म के पर्पस के लिए सर्व करते हैं। मतलब कैसे जो है एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों से किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं। उस तरह वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो न्यूक्लियर वेपन है या एटॉमिक बम हो गए, न्यूक्लियर बम हो गए, ये इसकी इनकी प्रोलिफरेशन हो रही है, इनका बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो है वो यूएनओ जो है ना सिर्फ ग्लोबल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो गया आजकल, बल्कि मुख्तलिफ इशूज जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। G20 जो वर्ल्ड की जो 20 इकोनॉमीज हैं, वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, G20 वहाँ से, तो वो भी हम देखते हैं ये भी ग्लोबल फॉर्म बन गए हैं। इंटरनेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं, इनमें IMF और वर्ल्ड बैंक शामिल है। हम देखते हैं कि ये सारे ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है ग्लोबलाइजेशन के। मतलब लोग जो हैं वो ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल अरीना में भी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। उन इंटरकनेक्टिंग के नतीजे में कहीं पे कॉपरेशन हो रहा है तो कहीं पे कंपटीशन होता है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, हम देखते हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्यों बढ़ी है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन ये क्या है। तो हम देखते हैं कि इनोवेशन इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए पहले जो है वो घोड़े और ऊंटों पे सफर किया जाता था। तो हम देखते हैं कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बड़ी, पहले जो है वो कच्चे रोड हुआ करते थे, कच्चे रास्ते, सहरा हुआ करते थे, और ऊंट हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी। जब हम देखते हैं कि ऑटो इंजन जो है वो अपना जो है वो इन्वेंट होता है, ऑटो इंजन, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पेट्रोल इंजन डिस्कवर होने से मुख्तलिफ जो है वो व्हीकल बनती हैं। फिर आजकल हम देखते हैं कि उन व्हीकल को और ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है, उनकी स्पीड और उनकी जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा पहले जो है बड़ी बड़ी व्हीकल हुआ करती थी, फिर टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि कंपैक्टनेस बढ़ रही है, जो गाड़ियां हैं वो छोटी होती जा रही हैं, स्पीड से ज़्यादा होती जा रही हैं। न सिर्फ ज़्यादा, फिर राइट ब्रादरान जो हैं वो एरोप्लेन को अपना इन्वेंट करते हैं, एरोप्लेन को। तो हम देखते हैं कि एरोप्लेन की इन्वेंशन से क्या हो रहा है, और ज़्यादा जो है एफिशिएंसी हो रही है, बुलेट ट्रेन आ गई। एरोप्लेन तो आप देखते हैं कि एक जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए ट्रेन चलाई गई हैं, चलाई गई हैं। जो दिल्ली का वर्कर है, दिल्ली का जो ड्यूटी वाला बंदा है, वो जो है बुलेट ट्रेन्स को इस्तेमाल कर रहा है। हाई स्पीड बसेस बन रही हैं, जैसे मेट्रो हो गया हमारा, ऑरेंज लाइंस हो गई, ये जो चीज़ें हैं ये बन रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान देखे बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मीन जो है वो तब्दील हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एडवांस होती जा रही है हर अरीना में, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि मीन्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ये इंक्रीज हो गए, उसमें ये सारे कम्युनिकेशन के मेथड हैं। प्लस वहाँ पे हम देखते हैं न्यू सी रूट्स जब डिस्कवर हुए 1492 में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि 1492 के बाद ग्लोबलाइजेशन में एक बूस्ट आता है। ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना में लोग मुख्तलिफ डिस्कवरीज कर रहे हैं, दूसरा दूसरा डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे जाते हैं, ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉलोनाइजेशन करते हैं, वहाँ पे जाके मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है अपनी कॉलोनीज बनाती हैं, और वहाँ पे कॉलोनीज में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के और कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जो है वो रेलवे का जो सिस्टम है, जो आज आज वो जो रेलवे का सिस्टम है, ये वही रेलवे का सिस्टम बनाया हुआ जो अंग्रेजों के ज़माने में 1947 में बनाया था। वही लाइन जो है वो बिछी हुई है, वो आज तक वो चल रही है। हम देखते हैं कि कॉलोनीज में वो गोरे जो है वो कॉलोनीज तो बनाते थे, लेकिन उन कॉलोनीज में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मैकेनिज्म भी सही करते थे। कनाल कॉलोनाइजेशन इन इन इंडस रिवर ये एक एग्जांपल है। रेलवे नेटवर्क हो गया, स्टीम इंजन है, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ गई, न्यू इंडस्ट्रियल मिलिट्री मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ये सब पॉसिबल हुआ जब कंपास की जो है वो डिस्कवरी होती है। 1492 में जो डिस्कवरीज हो रही थी, उस डिस्कवरी से पहले पहली जो चीज़ का इन्वेंट डिस्कवर हुई थी वो कंपास थी। जब कंपास ने जो है वो हमें नेविगेशन सिखाया, कंपास बन गया, तो हमने न्यू न्यू जो है सी रूट दरियाफ्त किए, और न्यू सी रूट की मदद से हमने जो है वो मुख्तलिफ न्यू सी रूट की मदद से हमने उन कंपास को यूज करके न्यू सी रूट्स को दरियाफ्त किया और न्यू कॉन्टिनेंट पे गए। अच्छा,
उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गए, मैंने कहा कि मशीन की जब दरियाफ्त हुई तो वहां पे जो 100 लेबर का वर्क एक मशीन कर रही थी, तो मास प्रोटेक्शन होना शुरू हो गए। अगर मास प्रोटेक्शन आपकी जो है वो एक मशीन बनी है, ठीक है, अभी आप देखें कि मशीन जब बनती है तो 100 लोगों का काम वो एक मशीन कर रही है, ठीक है, 100 वर्कर का काम एक मशीन कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रही है। अभी प्रोडक्ट तो बन रही है, प्रोडक्ट बनेगी तो हमें क्या है, न्यू मार्केट्स को ढूंढना पड़ेगा, हमने क्या है, मार्केट्स को ढूंढना पड़ेगा, और उन मार्केट्स को ढूंढते हुए हम क्या करेंगे कि हमारी जो मुल्क में अगर मार्केट्स खत्म हो गई है, डिमांड खत्म हो गई, हम देखेंगे कि दूसरे मुल्कों में कैसे जाया जाए। दूसरे मुल्कों में पहले पहले हम देखेंगे कि अपने नेबर्स में जो है वो चीज़ को बेचा जाए। नेबर्स में भी डिमांड खत्म हो गया है, प्रोडक्ट तो पड़ी हुई है, तो हम जो है दो दूसरे कंटिनेंट है वहां पे जाएंगे, वहां पे अपनी प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो इस तरह क्या है, इस तरह एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसने बूस्ट किया है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इन सारे फैक्टर की तरफ एक आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं। वो आइडियोलॉजिकल फैक्टर किसी भी चीज के मेन फैक्टर होते हैं। आइडियोलॉजिकल फैक्टर वो क्या करते हैं, जैसे लिबरल और जो मार्क्सिस्ट थ्योरी वाले कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो सिस्टम, इनहेरेंटली कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो मार्केट जो है वो मार्केट क्वेस्ट फॉर मार्केट्स, क्वेस्ट फॉर मार्केट्स, मतलब एक कैपिटलिस्ट जो है वो प्रोडक्शन कभी भी स्टॉप नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा। अपने मुल्क में उसकी प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड खत्म हो जाएगी, वहां पे वो जो है प्रोडक्ट खत्म हो, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड खत्म, वहां से वो कमा लेगा, लेकिन वो प्रोडक्शन अपनी जारी रखेगा, वो फिर एक्सपोर्ट करेगा उसको। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई भी जो मार्केट की क्वेस्ट है कैपिटलिज्म सिस्टम की, उसमें कभी भी मार्केट की क्वेस्ट खत्म, क्योंकि उसने अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बनानी है, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने हैं, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा करेगा। इससे क्या होगा, इससे आप जो है दूसरे कंट्रीज को ढूंढोगे, ट्रेड रूट को ढूंढोगे। आप कहोगे मेरी ट्रेड जो है वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कंट्रीज में जाए, ना सिर्फ मेरा प्रोडक्ट जाए बल्कि मुझे अच्छी कीमत भी मिले उस प्रोडक्ट की। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा क्या कहते हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इनहेरेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसमें हमने देखा कि कैपिटलिज्म जो सिस्टम है, क्वेस्ट फॉर मार्केट, उसमें हमने देखा कि कैपिटलिज्म सिस्टम वेज निकालता है कि किस तरह हमने जो है वो मार्केट को अप्रोच करना है, ओवर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज द टूल ऑफ वैल्यू एंड डेमोक्रेसी, ये भी एक लिबरल थ्योरी है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन इन डेमोक्रेसी, और जो वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं, उन डेमोक्रेसी को फैलाने का अच्छा तरीका है। जैसे मैंने आपको कहा तो वाइट्समैन बर्डन थ्योरी जो है वो कहती है कि हमने जो है लोगों को सिविलाइज करना है। मतलब गोरे क्या कहते हैं, यूरोप वाले गोरे कहते हैं कि हमने जो है, हमारे ऊपर खुदा ने जो है वो एहसान किया है कि खुदा ने हमें सिविलाइज्ड बनाया है। मतलब हमारी जो कौमें, हमारी जो कौम है, हमारी गोरों की जो कौम है, हमारा गोरों का जो ब्लड है वो सिविलाइज्ड है। हमने ये सिविलाइजेशन दूसरों को भी पहुंचानी है। हमने दूसरे जो लोग हैं, जो है वो बद्दू हैं, वो जो लोग मतलब बारबेरियन लोग हैं, उनको हमने सिविलाइज करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमने उनमें डेमोक्रेसी को फैलाना है। तो इस डेमोक्रेसी को फैलाने के नतीजे में वो जो है वो डिफरेंट वेज जो है ढूंढते हैं इंटरकनेक्टेडनेस के, वो पॉलिटिकल इंटरकनेक्टेडनेस होती है, वो जो है इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस के मौके ढूंढते हैं, ताकि अपनी आइडियोलॉजी को फैला सके। तो मतलब ये टूल है वैल्यूज और डेमोक्रेसी को फैलाने का। रियलिज्म क्या कहते हैं, अच्छा, रियलिज्म वाले जो है इससे बिल्कुल उल्टा पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन जो हेजुमोन पावर है, वो जो हेजुमोन पावर जो है अपने वर्ल्ड पे, अब वर्ल्ड पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और दूसरे कंट्रीज को अपने अंडर रखने की कोशिश करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन उनका फिनोमेना है। वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं कि हेजुमोन जो कंट्री हैं वो छोटे जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब दूसरे लफ्जों में वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और कुछ नहीं है बल्कि जो कंट्रीज, जो ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज हैं, जो मतलब हाई पावर हैं, जो अपना जो है वो ग्लोबलाइज कंट्रीज। अच्छा, तो ये रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, रियलिज्म वाले कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक टूल है अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। किसके लिए, हेजिमोन जो पावर हैं, जो स्ट्रॉन्ग पावर हैं, वो अपनी अपने रूल को, हेजिमोनी को कायम रखने के लिए ग्लोबलाइजेशन को एज अ टूल यूज करते हैं।
अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एक ये बुक है अपना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नहीं, ये मेरे ख्याल में एंड्रयू ह्यू की बुक की एक्सट्रैक्ट है। उसमें वो कहता है कि ग्लोबलाइजेशन के चार एस्पेक्ट हैं, कि एक है इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन क्या है कि कैसे जो है स्टेट ग्लोबलाइजेशन को इनकरेज करती हैं। वो क्या करती हैं, स्टेट जो है इंटरनेशनलाइजेशन करके स्टेट ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट अप करती हैं। वो कहती हैं कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़े, इसीलिए वो क्या करती हैं, दूसरी स्टेट में इन्वेस्ट करती हैं अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए। वो कहते हैं ट्रेड को बढ़ाती हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, और इंटर स्टेट एग्रीमेंट को वो फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशन तेज हुई है, उस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो आए थे, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, उसने भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन को वो अपना बढ़ाया है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है। ठीक है। उसके अलावा लिबरल लिबरल की जो इकोनॉमी का सिस्टम है, लिबरल वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ट्रेड आपका होना चाहिए, आपने जो है वो ट्रेड को बढ़ाना है, लिबरल जो कहते हैं। और आपने उस ट्रेड को बढ़ा के जो है वो ट्रेड अगर आप बढ़ाएंगे अपनी, तो वो आपके लिए फायदा है, वो आप एक इंटरकनेक्टेडनेस की तरफ जाएंगे, और वो आप पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करेंगे। तो लिबरलिज्म भी जो है वो इनकरेज करता है ग्लोबलाइजेशन को दूसरी फॉर्म में, क्योंकि वो ट्रेड को इनकरेज करता है। ठीक है। अच्छा, डी टेरिटराइजेशन क्या है? डी टेरिटराइजेशन मतलब एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान जो डिस्टेंसेस है इतने कम हो जाएं कि उनका जो बार्डर है वो जैसे बार्डर नहीं हो। तो इसमें क्या है, ये इस चीज ने भी जो है वो टेक्नोलॉजी के जो इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है, उसने भी ये बार्डर को खत्म कर दिया है, और डी टेरिटराइजेशन की इसने भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है। अच्छा, तो ग्लोबलाइजेशन अगर हम देखते हैं कि कैसे जो है वो आया, तो उसमें एक तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ये है कि किस तरह क्यों आया ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कैसे आया, कब आया। ठीक है। तो पहले जो है वो दौर था, पहले दौर था, लोग जो है आपस में इंटरकनेक्टेड जो है वो थोड़ा सा थे, लेकिन वो एक प्रॉपर मीन नहीं था, स्ट्रक्चर मीन में नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन आती है, और वहाँ पे उस दौर में क्या होता है, उसमें एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है कि मुख्तलिफ साइंटिफिक इन्वेंशन होती हैं। उस साइंटिफिक इन्वेंशन की वजह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क गुड्स का फ्लो होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आइडियाज का फ्लो होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क कल्चर का फ्लो होता है। ठीक है। सेकेंड वेव 1845 से 1950 तक आती है। उसके अलावा थर्ड वेव जो मॉडर्न फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो आजकल चल रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज लगता है। अच्छा, मुख्तलिफ जो है वो फेसेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, टाइप्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। मतलब ग्लोबलाइजेशन इन तीन मेजर फिनोमिना में जो है वो काम करती है: इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हम इकोनॉमिकली एक नेशन दूसरी नेशन पे इंटरडिपेंडेंस इतनी बढ़ जाए कि वहाँ पे वार का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाए। उसमें क्या है वो 2+2 वाली गेम होती है, मतलब वो पॉजिटिव सम गेम होती है। वो क्या करते हैं, एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क से फायदा लेता है, और नुकसान किसी को नहीं होता। Economic globalization is increasing economic interdependence of nation economies across the world through a rapid increase in cross-border movement of goods, services, technology and capital. A free trade area। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन वाले कहते हैं फ्री ट्रेड एरियाज आप जो है वो रीजन्स करेंगे, जहाँ पे वो एरियाज, अभी देखिए कुछ एक कंट्री में जब दूसरी कंट्री से ट्रेड करता है, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है, तो वहाँ पे उन्होंने, दूसरे कंट्री ने वहाँ पे ट्रेड के टैरिफ्स लगाए हुए हैं। टैरिफ्स मतलब जो टैक्स होता है वो लगाए गए हैं, वो पाकिस्तान भी लगाता है, वो हर मुल्क दुनिया का लगाता है टैक्स। ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन लोग लिबरल थ्योरी वाले क्या कहते हैं कुछ कंट्रीज मिलके, जिसमें 5-7 कंट्री मिलके एक ट्रेड जो है वो एरिया बनाने के, आप जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो मिलकर कहें कि हम जो है वो 5 से 7 जो कंट्री मेंबर कंट्री हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, हम आपस में जो टैक्स है वो खत्म कर देंगे, हम जो है आपस में टैरिफ खत्म कर देंगे। मतलब एक मुल्क की प्रोडक्ट दूसरे मुल्क की प्रोडक्ट दूसरे मुल्क में जाके बिकेगी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो उस बेचने वाले से टैक्स नहीं लेगी। तो ये जो है वो ट्रेड ब्लॉक बनाए हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराती हैं कि यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोपियन मार्केट में अपने एक एक दूसरे कंट्रीज को
जो है टैक्स से एग्जेम्प्ट करती है, मतलब टैरिफ नहीं लगवाती। इसी तरह हम देखते हैं कि सार्क जो है वो साउथ एशियन रीजन में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके जो मेंबर हैं उन्होंने एक दूसरे को जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है वो खिताब दिया हुआ है। वो मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब ये है कि वहाँ पे जो एक मुल्क से दूसरा मुल्क जो तजारत करेगा तो वहाँ पे कोई टैक्स और टैरिफ नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जो है वो दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जो दो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं पास्ट पेपर में भी इंटरनेशनल रिलेशंस के। एक है वाशिंगटन कंसेंसस, एक जो है वो बीजिंग कंसेप्ट है। तो वाशिंगटन वाले जो है वो क्या करते हैं, उनका इकोनॉमिक मॉडल क्या है? अमेरिकन इकोनॉमिक मॉडल को असल में हम वाशिंगटन कंसेंसस कहा जाता है, अमेरिकन इकोनॉमिक मॉडल को। ठीक है। और उस अमेरिकन इकोनॉमिक मॉडल जो है वो, अमेरिकन जो इकोनॉमिक मॉडल है वो दूसरी दुनिया में चल रहा है और दूसरे मुल्क जो है वो उस मॉडल को फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक कंसेंसस बन गया है, मुख्तलिफ मतलब कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो उसे फॉलो करते हैं, प्लस अमेरिका। इन्होंने एक नाम दे दिया है कि जो है वो अमेरिकन का वाशिंगटन कॉन्सेंसस का नाम है। उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या करें, मार्केट को फ्री कर दें, फ्री मार्केट कर दें। मार्केट्स में जो है वो एक मुल्क का जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब जो पब्लिक पे स्पेंडिंग है, आप जो है वो डेवलपमेंट जो है वो स्पेंडिंग खत्म कर दें पब्लिक को और मार्केट में छोड़ दें, बस वो अपने खुद ही करेगी। ठीक है। टैक्स रिफॉर्म करें, मतलब जो पर्सनल और कॉरपोरेट टैक्स को जो है वो कट करें, ताकि जो है कॉरपोरेट और पर्सनल लोग जो है वो इंडस्ट्रीज लगा सकें, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें, इंडस्ट्रीज को लगाना आसान कर दें। ना सिर्फ जो होम कंट्री के लोग हैं वो इंडस्ट्रीज लगा सकें, बल्कि बाहर से जो आ रही हैं कंट्रीज उन पे भी टैक्स को एग्जेम्प्ट कर लें, टैक्स को ख़त्म कर दें, ताकि जो है दूसरी कंट्रीज आएँ यहाँ पे आपके मुल्क में पैसा लगाएं और वो कमाएं वहाँ से। उससे क्या होगा, उससे आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन कर दें, जैसे जो है डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स कर लें। मतलब क्या, मतलब जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, जो 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 मुल्क, जिस मुल्क में ये मॉडल फॉलो हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर रही। ठीक है। उसके अलावा फ्लोटिंग और कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट पे छोड़ दें कि मार्केट ने डिफाइन करना है डिमांड सप्लाई के लॉ के हिसाब से, और वो एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट कंट्रोल न करे। मतलब जो आपके मुल्क की जो स्टेट बैंक है उसको आप फ्री कर दें। दूसरे लफ्जों में ट्रेड लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो ट्रेड है उसको लिबरल कर लें और वहां से फ्री ट्रेड करना शुरू हो गया, जैसे फ्री ट्रेड एरिया, ओपननेस टू फॉरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा आप क्या करें, आप प्राइवेटाइजेशन करें। आप जो है गवर्नमेंट जो है वो जो इंडस्ट्रीज चला रही हैं, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान पोस्ट हो गई, पाकिस्तान रेलवेज हो गई, स्टील मिल हो गई, ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। तो वो कहते हैं गवर्नमेंट को कंपनीज नहीं रखनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को बेच देनी चाहिए कंपनीज प्राइवेट को, ताकि जो है वो मार्केट फ्रीली चल सके बगैर किसी डर के। इसके जो है वो कॉम्पिटिटिव जो आइडिया आता है वो चाइनीज कैपिटलिज्म विद चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, जिसको बीजिंग कंसेंसस कहा गया है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स हमारी क्लोज है, पॉलिटिक्स के बारे में हमारी बात ना करो, हमारी एक पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी होगी, हमारा अपना तरीका है, हम इलेक्शन जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, पार्टी के अंदर जो है वो इलेक्शन कराएंगे, हम जो है वो दूसरी जगह पे इलेक्शन नहीं, और वो क्राइटेरिया जो है उनका अपना है। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स की आप बात ही ना करें। लेकिन इकोनॉमी की आप बात कर सकते हैं। इनका जो रिफॉर्मिस्ट लीडर था जो वो थे डैंग जियाओपिंग, जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट थे, इकोनॉमिक ओपन कहा है। मतलब इसमें क्या है, ये मॉडल कहता है कि आप जो है वो मार्केट को चीप लेबर से भर दें। उससे क्या होगा, चीप लेबर से क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा एक मुल्क जो ये मॉडल फॉलो कर रहा है उसको वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्शन बढ़ाए और प्रोडक्शन को बाहर बेचे। मतलब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके अलावा आप करेंसी को अपनी गिरा गिरा दें। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था कि करेंसी को कैसे गिरा दें। अब मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, हम जो है मीटिंग को लीव करेंगे और फिर से मीटिंग को ज्वाइन करेंगे।